हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक बेहतरीन कहानी सुनाने जा रहा हूँ और कहानी का नाम है द एनिमी। इसे लिखा है परलेस बक ने। तो कहानी का जब इंट्रो हम शुरू करें तो इसमें क्या होता है कि एक जापानीज डॉक्टर होते हैं सदाओ, और वो एक कठिन परिस्थिति में पड़ जाते हैं। मतलब एक डिलेमा होती है ना, तब आदमी को लगता है कि यार इस काम को करूँ या ना करूँ। तो बात उस टाइम की है जब जापान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा होता है। तो एक अमेरिकी सिपाही समुद्र में बहकर उस जापानी डॉक्टर के घर के पास आके गिर जाता है। मतलब बह के आ जाता है, पड़ा रहता है घायल अवस्था में। तो अब डॉक्टर होने के नाते उन्हें परीक्षण मिलता है कि कोई भी इंसान हो, कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, देश का हो, किसी भी रेस का हो, उसका कर्तव्य बनता है कि वो उस आदमी का उपचार करे, मतलब उसका ट्रीटमेंट दें, राइट। लेकिन उन्हें पता है कि यह व्यक्ति एक अमेरिकन सिपाही है, और जबकि उसके देश जापान और अमेरिका के बीच युद्ध चलता है। तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाता है कि भाई एक तो ये दुश्मन देश का है और एक ये घायल रोगी भी है, तो मैं इसका इलाज करूं या ना करूं। तो इसके बारे में ये कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। अगर ये कहानी अच्छी लगे आपको तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो डॉक्टर सदाओ होकी का घर जापान के समुद्री किनारे के एक स्थान पर बना हुआ था जहां वह बचपन में खेला करते थे। तो उनका घर एक चट्टान के पास में बना हुआ था, और बचपन में वहाँ पर वो खेला करते थे जहाँ बहुत चीड़ के पेड़ उगे हुए थे। तो वो अपने नंगे पैरों से उन पेड़ के पत्तों पर खेलते कूदते रहते थे, चढ़ते रहते थे पेड़ों पर। तो नारियलों के ऊपर जो चढ़ते थे ना, तो उसके बारे में वो बताते हैं इस कहानी में। तो उन डॉक्टर के जो बचपन में उनके पिताजी उन्हें बहुत बार समुद्र के पास जो भी द्वीप होते हैं, आइलैंड होते हैं, वहाँ पर वो घुमाने ले जाया करते थे। और सदाओ को हमेशा ये कहते थे कि ये जो द्वीप हैं, जो ये आइलैंड है, ये जापान के भविष्य के लिए एक बहुत बेहतरीन कदम है। मतलब कि एक जो बॉर्डर सिक्योरिटी के हिसाब से मान लीजिए कि ये जो द्वीप हैं वो जापान को एक बेटर पोजीशन पे लाते हैं, ठीक है। तो सदाओ उसी टाइम पर जब बचपन में सीरियस होके पूछते थे कि हम उनसे कहाँ कदम रखेंगे, कि भाई हम इन आइलैंड्स पर कब जाएंगे, कब घूमेंगे, ऐसा कुछ पूछते हैं। तो उनके पिताजी ने उनसे सदाओ से कहा था कि भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता है, परंतु हम ये जानते हैं कि हम हमारे देश को कितना आगे ले जाते हैं। हो सकता है कि वो उसका मतलब देश को बढ़ाएं, मतलब उसका एरिया बढ़ाएं, या जो भी उनके पास आइलैंड है, उनकी सीमा है, उसकी वो सुरक्षा करें। तो इस बारे में उसके पिताजी बताते हैं। तो यहाँ जो राइटर हैं वो अपने बचपन को याद करके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि भाई मैं कहाँ रहता था, मेरा बचपन कैसा था, किस तरीके से ये सब हुआ करता था। तो अब क्या होता है कि जो सदाओ ने यह बात अपने मस्तिष्क में बैठा ली थी, क्योंकि उनके पिता की कही वो प्रत्येक बात को मानते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर सदाओ है, जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो इस बात को जानता था कि उनका देश, जो उनके द्वीप हैं, उनकी जो देश की बॉर्डर की सिक्योरिटी है, वो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। देश की रक्षा करना उनका पहला कर्तव्य बनता है, और यही बात उनके फादर उनको बताते थे। तो अपने पापा की हर बात मानते थे। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में, और यहाँ लिखा हुआ है कि उनके पिताजी जो कभी उनसे मजाक नहीं करते थे, न ही उनके साथ खेलते थे, लेकिन जो अपने एकमात्र पुत्र के लिए असीमित कष्ट उठाते थे। यानी कि उनका जो एक अकेला लड़का था, मतलब उनके एक ही लड़का था, तो उसके लिए उसके पिताजी बहुत कष्ट उठाते थे, बहुत मेहनत करते थे, पर उनके साथ मजाक नहीं करते थे, वो खेलते नहीं थे, उसे हमेशा अच्छी बातें सिखाते थे। तो यहीं पर डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि उनके पिता उनकी शिक्षा की सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं। इस कारण से उन्होंने सर्जरी और दवाइयों के बारे में सब कुछ सीखने के लिए 22 साल की उम्र में अमेरिका भेजा गया था। तो यहाँ हमारी कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं उनको 22 साल की उम्र में अमेरिका में भेज दिया जाता है डॉक्टर बनने के लिए, जहाँ पर वो दवाइयों के बारे में सीखें, सर्जरी करने के बारे में सीखें। तो क्योंकि उनके पिताजी उनकी बहुत परवाह करते थे, वो चाहते थे कि सदाओ एक महान डॉक्टर बने, इस वजह से उन्हें जल्द ही भेज दिया। तो 30 साल की उम्र में वो वापस लौटे जापान में। 8 साल के अमेरिका में रहने के बाद उनके पिता ने अपनी मृत्यु से पहले उन्हें न केवल एक अच्छा सर्जन बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्ध होते हुए देख लिया था। तो जब उनके पिताजी जिंदा थे राइटर के, तो उसी टाइम पर उनके पिता को पता चल गया था कि मेरा बेटा एक अच्छा डॉक्टर बन गया है और एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक भी बन गया है, क्योंकि बायोमेडिकल में लोग रिसर्च वगैरह करते हैं तो उस फील्ड में वो आगे बढ़ जाते हैं। अब
क्योंकि वह एक ऐसी खोज को पूरा कर रहे थे जो घावों को पूरी तरह साफ बना देती। इसलिए उन्हें सैनिकों के साथ विदेश नहीं भेजा गया था। साथ ही वह इस बात को जानते थे कि जो यहाँ पर जो राजा वगैरह है, जो उनके जनरल वगैरह है, तो उनको अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वो उनकी मदद कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये अमेरिका से पढ़ाई करके पूरा इंडिया में लौटे, तब वो एक ऐसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे जो इंसान के शरीर पर होने वाले घावों को झट से भर देती थी। तो ये जो डॉक्टर हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हो गए थे, डॉक्टर सदाओ, कि इन्हें राजा के महल में रखा जाता था ताकि यहाँ पर जो बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह बीमार हो जाते थे, जो जनरल वगैरह यहाँ का जो हाई रैंक के ऑफिसर बीमार हो जाते थे, उनके इलाज के लिए उनको यहाँ रखा जाता था। इनको सेना के साथ विदेश में नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि अगर ये विदेश चले जाते तो इनके देश में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे जो लोग हैं उनका इलाज कौन करता। तो इस वजह से यहीं रहते थे। और युद्ध का उस टाइम चल ही रहा था, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध के हालात थे चल रहा था एक्चुअली कहानी के हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो सीन चेंज होता है और बताते हैं कि एक दिन की बात है, समुद्र से बादल उठ रहे थे। पिछले कुछ दिनों की अप्रत्याशित गर्मी रात में सर्द लहरों से कोहरा ले आई थी। सदाओ धुंध को समुद्र के किनारे के पास स्थित एक छोटे से द्वीप की बाहरी सीमा की ढकते हुए और फिर रेंगते हुए समुद्र के पेड़ों को देख रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जब वो थोड़ा घना कोहरे टाइप का मौसम था, जहाँ बादल वगैरह छाए हुए थे, तो जिस द्वीप पर सदाओ रहते थे वहाँ से वो बाहर की तरफ देख रहे थे कि क्या चल रहा है। तो वो कोहरा धीरे धीरे मतलब फैला हुआ था, तो वो बस ऐसे मौसम को निहार रहे थे। तो बालकनी में बैठ के जैसे देखते हैं ना वैसे। तो वहाँ कभी वो कमरे में अंदर जाते, कभी बाहर आते टहलने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि उनकी पत्नी हाना और उनके 2 बच्चों के साथ वो बैठे हुए थे। अब थोड़ी देर में क्या होता है कि थोड़ी देर में दरवाज़ा खुलता है डॉक्टर सदाओ के घर का। तो उनकी पत्नी हाना ने बाहर देखा कि वो एक नीले रंग के कपड़े पहने हुए थी और उसने अपने पति सदाओ के सिर पे गले पे हाथ रखा और मुस्कुराते हुए मौसम को देखने लगी। पर सदाओ कुछ सोच रहे थे तो वो कुछ बोले नहीं। मतलब पता है ना, आदमी जब घर के आसपास टहल रहा हो, बालकनी में झांक रहा हो, और जब शाम का वक्त हो तो वाइफ आती है और बात करते हैं भाई कैसा लाइफ में सब चल रहा है, तो उस टाइप से। तो यहाँ जो डॉक्टर की पत्नी हाना है वो उससे अमेरिका में मिले थे डॉक्टर सदाओ, है ना। तो और जब वो वहाँ उससे अमेरिका में मिले तो उन्हें उससे प्रेम हो गया था, मतलब प्यार हो गया था। लेकिन वो उससे मतलब होता है ना कि प्रपोजल नहीं किया जब तक कि डॉक्टर को ये पता नहीं लग गया कि यार ये लड़की भी जापान की है। तो एक्चुअली क्या होता है कि डॉक्टर के पिता ने उनसे कहा था कि भाई तुम अगर शादी कभी भी करो तो एक जापानी लड़की से ही करना। तो डॉक्टर को भले एक वो हाना अच्छी लगी, लेकिन कभी वो इसको बताए नहीं, क्योंकि पहले वो कंफर्म होना चाहते थे कि भाई ये लड़की क्या बोलते हैं जापान की है ना। जब उन्हें पता चला कि हाँ यार ये तो जापान की है, तब फिर वो उससे शादी कर लेते हैं। तो वैसा कुछ यहाँ बताया जाता है। तो अब आगे क्या होता है कि इस अमेरिका के अंदर जब डॉक्टर सदाओ अपने प्रोफेसर से मिल रहे थे तो प्रोफेसर के घर पे ही ये डॉक्टर सदाओ हाना से मिले थे। तो फिर वहाँ उनके बीच में बातचीत हुई और इस तरीके से दोस्त बन गए और फिर बाद में वो शादी कर लिए। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो जब हाना उनकी वाइफ है, उसने सदाओ के कंधे पर हाथ रखा तो उन्हें लगा कि कोई आया हुआ है। तो मतलब उन्हें पता था कि वो वाइफ ही होगी, पर एकदम से होता है ना कोई आदमी वो सोच रहा हो तो एकदम से ध्यान भंग होता है, उस टाइप से। तो और उनके 2 बच्चे ऑलरेडी हो चुके थे। तो यहाँ पर अब वो कहानी के अंदर आते हैं। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि भाई वो अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत खुश थे। जो उनकी वाइफ हाना उससे शादी करके 2 बच्चे थे, लाइफ अच्छी चल रही थी। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। तो अब क्या होता है कि जब वो दोनों खड़े खड़े वहाँ रेलिंग के, मतलब जो भी उनकी बालकनी होती है वहाँ पर खड़े होके बाहर झांक रहे होते हैं, तब उन्हें एक चीज़, काली सी कोई चीज़ बाहर की तरफ, मतलब समुद्र के तट के पास आती हुई दिखी। तो उन्हें लगा कि यार ये तो कोई आदमी है। तो समुद्र की लहरों ने उसे किनारे पर फेंक दिया था। तो वो देखते हैं कि वो आदमी कुछ लड़खड़ा रहा है और उसकी मतलब उठने की कोशिश कर रहा है। तो उसके हाथ उसके सिर के ऊपर से उठे हुए थे और फिर वो वापस धुंध में कहीं छिप गया। तो हाना जो डॉक्टर की वाइफ है वो चिल्लाती कि कौन है,
तो वो सदाऊ को जो गले में हाथ डाले हुए थे वो छोड़ के दोनों नीचे की तरफ जाते हैं और झुकते हैं देखने के लिए कि भाई कौन है। उन्होंने फिर उस आदमी को देखा। अब वो देखते हैं कि वो आदमी खड़े होकर चलने के बजाय अपने हाथों और पैरों से ज़मीन पर रेंग रहा था। फिर वो अपने मुंह के बल गिर गया, मतलब पेट के बल, मतलब उल्टा होकर गिर जाता है आदमी और वहीं पर वो लेट गया। अब डॉक्टर सदाऊ दौड़कर जाते हैं और वो देखते हैं कि यार ये तो कोई मछुआरा होगा जो अपनी नाव से बहकर इधर आ गया होगा। ये कहते हुए वो सीढ़ियों से उतरते हैं और तुरंत उधर जाते हैं जहाँ पर वो आदमी पड़ा हुआ था। एक्चुअली क्या है कि उधर 2 मील की दूरी पर मछुआरों के गांव थे, परंतु यहाँ तो एकदम सुनसान खाली किनारा था और चट्टानों के कारण खतरनाक भी था। तो हो सकता है कि उसकी नाव चट्टानों से टकरा गई होगी और वो घायल होकर इधर बह के आ गया होगा। तो जब वो उसके पास आए, उस घायल व्यक्ति के पास, तो उसके ऊपर एक, मतलब उसके शरीर पर जो नदी की मिट्टी, जो समुद्र की मिट्टी होती है वो लगी हुई थी और एक लाल रंग का धब्बा था जो शायद खून की चोट के कारण बन गया था। तो डॉक्टर सदाऊ बोलते हैं कि यार ये आदमी तो घायल है। तो जल्दी से उस आदमी के पास गए जो बिना हिले डुले लेटा हुआ था। उसका चेहरा रेत में गड़ा हुआ था, मतलब चेहरा रेत लगी हुई थी एक तरीके से, और उसके सिर पर एक पुरानी टोपी टिकी हुई थी जो समुद्र का पानी में भीगी हुई थी, मतलब सोख लिया था। और वो जो आदमी था वो एकदम गीले पुराने फटे कपड़ों में था। तो डॉक्टर रुके थोड़ी देर। हाना उनके बगल में खड़ी थी और उस आदमी का सिर घुमाया और उसका चेहरा देखा। तो हाना फुसफुसाई कि यार ये तो अंग्रेज आदमी है, मतलब श्वेत आदमी। तो क्या है कि अमेरिकन जो लोग होते हैं वो तो मतलब जापानी से थोड़े, एशियन लोगों से थोड़े अलग दिखते हैं ना। तो वो कहती है कि यार ये तो वाइट मैन है, मतलब अमेरिकन है, एशियन तो नहीं है। तो फिर हाँ, उनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई ये तो एक वाइट आदमी है और इसकी गीली टोपी एक और पड़ी हुई है और उसके भीगे हुए पीले बाल होते हैं, अंग्रेजों के होते हैं ना, मतलब गोल्डन कलर के बाल उस टाइप के। तो उसके बाल लंबे थे जैसे कहीं सप्ताह से काटे नहीं गए हो, और उसका चेहरा एकदम युवा था, मतलब कम उम्र का होगा। कम उम्र मतलब जो सोल्जर बनने की उम्र है ना, 18 से 20, मतलब 25-20 ऐसा कुछ भी इसमें दिया गया नहीं है स्टोरी में, बस बता रहा हूँ। तो उसके युवा सताए हुए चेहरे पर एक खुरदरी पीली दाढ़ी थी। वो बेहोश था और वो आदमी कुछ नहीं जानता था कि उन्होंने उसके लिए क्या किया था। अब जब डॉक्टर ने उस मरीज, मतलब घायल व्यक्ति को देखा तो उसके घाव की याद आई और अपनी अंगुलियों से उसके घाव खोजने लगी कि कहाँ कहाँ इस आदमी को चोट लगी हुई है। उनके घाव से देखा कि एक जगह जो ही हाथ लगाया तो वहाँ से रक्त बहने लगा। मतलब होता है ना कि आदमी चोट लग जाए तो थोड़ी देर बाद वहाँ एक पपड़ी बन जाती है, तो जब आदमी को उसको छुए तो वो पपड़ी हटती है और फिर वापस से ताज़ा खून बहने लगता है। तो वैसा कुछ यहाँ हुआ। तो सदाऊ उसकी कमर के नीचे के भाग पर दाईं ओर देखा कि एक बंदूक का घाव था जो खुल गया था। लगता है कि कोई गोली वोली लगी होगी। तो मांस बारूद के कारण काला पड़ गया था। कभी कुछ ही दिन पहले उस आदमी को गोली लगी थी और उसकी देखभाल नहीं की गई थी। और बुरी बात यह कि गोली लगने के बाद वो आदमी किसी चट्टान से टकरा के इधर और आ गया। तो होता है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, उस टाइप से। तो अब वापस से उसकी वाइफ एक सीरियस टोन में बोलती है उनको कान में कि इसका कितना खून बह रहा है और ये कोहरे में पूरी तरह ढक गया है। मतलब वहाँ इतना कोहरा था कि उन तीनों को, मतलब पति पत्नी को, डॉक्टर और हाना को और उस घायल व्यक्ति को कोई आसपास नहीं देख सकता था। कोहरा बहुत ज़्यादा छाया हुआ था। तो वो कह रहे कि कितना खून बह रहा है। और उस दिन के समय कोई भी आदमी उधर नहीं आ रहा था। मछुआरे सब लोग घर जा चुके थे और कभी कभी किनारे पर आने वाले जो, मतलब होते हैं ना कि कुछ मछुआरे आते हैं शाम को इधर उधर अगर इक्का दुक्का, तो वो भी जा चुके थे क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब था और शाम हो चुकी थी। तो अब डॉक्टर सदाऊ बोलते हैं कि इस आदमी का क्या करें जो यहाँ घायल है। ऐसा लग रहा था कि उनके जो, क्योंकि डॉक्टर सदाऊ बहुत ही ट्रेंड आदमी थे, एक साइंटिस्ट भी थे घाव भरने के बारे में। तो उनके जो ट्रेंड हाथ थे, प्रशिक्षित हाथ, वो अपनी मर्जी से अपने आप चल रहे थे और देख रहे थे कि यहाँ यहाँ घाव है, यहाँ खून बह रहा है, यहाँ इस आदमी की स्थिति ये है। तो अब वो डॉक्टर उसका खून बहने को रोकना चाह रहे थे कि भाई कैसे भी करके इसका खून बहना रुक जाए। तो उन्होंने देखा कि उसके घाव को रोकने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे जो काई होती है ना, जिसको हम आई थिंक शेवाल या कुछ बोलते हैं, काई जो हरे हरे कलर की जो होती है, तो वो कहीं से उठाई और उसके घाव पर लगा रहे थे जिससे कि उसका खून बहना रुक जाए। तो अब वो आदमी
दर्द की वजह से अपनी, वो आदमी था तो बेहोश और दर्द की वजह से कर रहा था, परंतु वो जगा नहीं, मतलब वो होश में नहीं आया कि भाई उसके आसपास कुछ लोग खड़े हैं और उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो जगा नहीं। अब सदाओ अपनी ही बात का उत्तर देते हुए बोलते हैं कि सबसे अच्छा यही होगा कि इस आदमी को वापस समुद्र में डाल दें, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि टोपी वोपी लगा रखा था, वेशभूषा के हिसाब से कुछ तो लग रहा था उसको। अब जबकि उस क्षण के लिए खून का बहाव रुक गया था तो वह खड़े हुए और उन्होंने अपने हाथों से रेत झाड़ी। हाना अपनी ही दिल में बोली, हाँ सबसे अच्छा यही होगा कि इस आदमी को वापस मतलब फेंक दें, क्योंकि वहाँ पर उनको पता था यह आदमी उनके देश का नहीं है और ये श्वेत लग रहा है, मतलब वाइट आदमी है अमेरिका का, तो कहीं ना कहीं इसको वापस फेंक दिया जाए, वही हमारे लिए सेफ होगा। तो ऐसा हाना सोच रही थी। हाना फिर भी उस आदमी को टकटकी लगाकर देखती रहती है। मतलब होता है ना कि भाई तो घायल आदमी है, उसको फेंक भी दें, लेकिन फिर भी देखती रहती हैं कि भाई इसकी कितनी खराब हालत हो रखी है। तो अब सदाओ बोलते हैं कि हम अगर एक वाइट आदमी को, मतलब दूसरे देश के श्वेत आदमी को अगर घर में हम शरण देते हैं या घर में रख लेते हैं तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे और हम पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है, और अगर हम इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं तो फिर ये मर ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में है। तो हाना बोलती है कि सबसे बढ़िया दयालुता यही होगी कि हम इसको वापस ही समुद्र में छोड़ देते हैं। लेकिन ये कहने के बाद भी ना तो डॉक्टर और न ही उसकी वाइफ हाना अपनी जगह से हिले। अब जो बेहोश आदमी था उसको थोड़ी नापसंदगी के भाव से उसे देखते रहे कि यार अब है तो दुश्मन देश का आदमी पर फेंक भी नहीं सकते। मतलब होता है ना कि जब थोड़ी सी घृणा भी हो, थोड़ी दयालुता भी हो, तो उस टाइप से। अब हाना धीरे से फुसफुसाती है अपने पति के कान में कि ये किस देश का है। तो सदा बोलते हैं कि दिखता तो कुछ कुछ अमेरिका जैसा है, मतलब अमेरिकन दिखता है। अब उसके हाथ में डॉक्टर उस घायल व्यक्ति की टोपी लेते हैं, तो उस टोपी पर कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो मतलब उस पर जो भी लिखा हुआ था वो मिट गए थे, लेकिन फिर भी धुंधले धुंधले से लिखा हुआ था कि अमेरिकी नौसेना का नाविक। मतलब होता है ना जो नौसेना में जो भी सोल्जर काम करते हैं उनके बारे में, तो उस पर लिखा हुआ था साफ अमेरिकी नौसेना। और ये लगता था कि ये वार प्रिजनर था, मतलब युद्धबंदी, यानी जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है और एक देश हार जाता है तो उसके हारे हुए देश के जो सैनिकों को एक बंदी बना लिया जाता है, मतलब उनको एक लाइक गिरफ्तार कर लिया जाता है युद्ध की वजह से, तो उसको युद्धबंदी बोलते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये एक युद्धबंदी था और ये भाग निकला वहाँ से। और उसकी वाइफ बोलती, हाँ आप सही बोल रहे हो, ये वहाँ से भाग निकला और इसीलिए घायल दिख रहा है। तो उसकी पीठ में जो घायल होने के निशान थे वो यही बता रहे थे कि कहीं से भाग के निकला है। अब वो दोनों फिर भी एक दूसरे की तरफ देख के थोड़ा हेजिटेशन होता है कि होता है ना कि लें या नहीं लें, अंदर ले चलें या पड़ा रहने दें मर जाने दें, वैसे कुछ। तो अब वापस से वो डिस्कस करते हैं कि चलो ठीक है समुद्र में फेंक देते हैं। पर सदाव बोलता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उसकी वाइफ से पूछता है कि क्या सच में ऐसा कर लेना चाहिए। तो वो हाना बोलती कि यार फेंको तो मत, मतलब पर देख लो तुम, अगर तुम सच में से फेंक सकते हो क्या। तो डॉक्टर फिर से कुछ आता है, होता है ना जब आप कंफ्यूजन में होते हो कि यार ये काम करें या नहीं करें, तो फिर थोड़ी देर तक डिस्कस चलता ही रहता है, हम इसके फ़ायदे नुकसान दोनों चीज़ें सोचते हैं। फिर भी बहुत देर लग जाती है कि यार देख लो कहीं हम कर दें, और बाद में पछताएं कि यार ये नहीं करना चाहिए था उस टाइप से डिलेमा में डिस्कशन हो रहा था। तो अब फाइनली ये होता है कि डॉक्टर सदाव बोलते हैं कि अगर ये व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ होता तो मैं इसे बिना परेशानी के पुलिस को सौंप देता, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरे शत्रु देश का है और ये एक आम आदमी है, ऐसा नहीं है कोई राजा का बेटा है या कोई, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब एक नॉर्मल आदमी जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ और वो भी दुश्मन देश का। तो वो कहता है कि तुम देख रही हो ना, इसका चेहरा भी बिल्कुल बेवकूफ़ जैसा लगता है। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ये घायल है अभी। उसकी वाइफ को हाना बोलती है, हाँ तुम भी इसे समुद्र में नहीं डाल सकते हो, तो फिर एक काम करते हैं, इसको घर के अंदर ले चलते हैं। फिर डॉक्टर सदाओ बोलते हैं कि घर में ले चलेंगे, लेकिन अगर नौकर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो फिर वो उसकी वाइफ बोलती है कि हम सीधे सीधे नौकरों को बता देंगे कि हम इस आदमी को पुलिस को सौंपना चाहते हैं, और जैसा कि हमें एक्चुअल में करना भी चाहिए। और वो उसकी वाइफ उसको ये भी बोलती है कि भाई हम ये बात जानते हैं कि अगर
नौकरों को पता चलेगा कि हमने किसी दुश्मन देश के व्यक्ति को हमारे घर में पनाह दी है, शरण दी है, तो उससे ऐसा होगा कि समाज में एक बुरी इमेज हो जाएगी। आप इतने फेमस डॉक्टर हैं, लोग कहेंगे कि दुश्मन व्यक्ति को घर में शरण देकर देशद्रोह कर रहे हो, इससे आपकी इज्जत पर प्रभाव पड़ेगा। बच्चों को लोग टोकेंगे कि तुम्हारा बाप देशद्रोही है, उस टाइप से। तो इस सब के बारे में वो सोचती है। एक्सक्यूज मी। यदि हम इस व्यक्ति को युद्धबंदी के रूप में नहीं सौंपते हैं तो हम खतरे में पक्का पड़ जाएंगे। तो सदाओ उससे सहमत होता है और कहता है कि हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इसको मतलब पुलिस को ही दे देना चाहिए, उसके अलावा मैं और कुछ सोच भी नहीं पा रहा। फिर भी वो क्या करते हैं कि चलो कुछ देर के लिए सहमत होते हैं और उस आदमी को सहारा देकर उठाते हैं। और वो देखते हैं कि बहुत ही हल्का आदमी था, एकदम छोटी सी चिड़िया की तरह, जिसे लंबे समय तक भूखा रखा गया हो और जब तक उसके शरीर में केवल पंख और हड्डियाँ बचे हो, उस टाइप की हालत थी। मतलब होता है ना, जब आदमी बहुत कमज़ोर होता है तो उसमें ज़्यादा मांस होता नहीं है, सूखा हुआ एकदम हड्डियों का और सिर्फ खाल का पुतला, उस टाइप से वो बता रहे हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि उसको घर पे ले जाते हैं और सीढ़ियों से एक दरवाजे के अंदर मतलब सीढ़ियों से एक कमरे के अंदर ले जाते हैं चढ़ के। तो जब उसे लेके जा रहे हैं तो उसकी बाहें दोनों तरफ लटकी रहती है। मतलब जब आदमी में जान नहीं होती, एकदम शीतल ठंडा पड़ जाता है ना शरीर, एकदम निर्जीव टाइप से, तो उस स्थिति में वो उसको ले जाते हैं। अब ये दरवाज़ा जो है जहाँ से उसे लेके जाते हैं एक बरामदे में खुलता है और बरामदे को पार करके उस व्यक्ति को एक खाली शयन कक्ष में या उनका जो भी बेडरूम होता है खाली वाला, वहाँ ले जाते हैं। तो ये जो बेडरूम है वो सदाओं के फादर का बेडरूम हुआ करता था और उनके मरने के बाद से उस कमरे को खाली रखा जाता था, मतलब उसको कोई काम में नहीं लेता था। तो वो लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को एक चटाई पर बिछे हुए मतलब चटाई बिछा के उस पर लेटा देते हैं। अब इस कमरे में हर एक वस्तु जापान की थी। मतलब उसका जो पिताजी है, डॉक्टर के पिताजी, वो क्या है कि अपने देश से बहुत प्रेम करते थे, तो हो सकता है कि वो विदेशी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। तो हर एक चीज़ जो पारंपरिक जापानी चीज़ है वो रखी हुई थी। जैसा कि आपको कहानी में पहले बताया था कि डॉक्टर के पिता ने खुद कहा था कि अगर शादी करो तो किसी जापानी से ही करना। तो अमेरिका में भी उस जापानीज़ लड़की देखने के बाद उससे शादी की, अदरवाइज वो नहीं करते। तो अब वहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कहानी में कि भाई हर एक चीज़ वहाँ जापान में देसी बनी हुई थी और उसके पिताजी विदेशी कुर्सी पर भी नहीं बैठते थे, विदेशी बिस्तर पे सोते भी नहीं थे। और तो फिर क्या है कि हाना कमरे में जाती है और वहाँ जो दीवार के अंदर अलमारी बनी हुई है उसमें से एक बढ़िया सी मुलायम रजाई निकाल के लाती है। पहले तो वो थोड़ी हेजिटेशन में होती है मतलब सब कुछ आती है कि यार इतने बढ़िया फूलों वाले प्रिंट की नई वाली मुलायम रजाई थी और उसके ऊपर एकदम सफ़ेद रेशम का जो अस्तर चढ़ा हुआ था। तो सोचती है कि इस पर इस घायल आदमी को सुलाएंगे तो कैसा लगेगा। तो और वो बोलती है कि यार ये आदमी बहुत गंदा दिख रहा है। पर फिर भी सदाओं ने कहा कि ऐसे करते हैं, पहले इसको नहला देते हैं, ये बहुत ही गंदा हो रखा है, धूल वो जो बजरी होती है ना समुद्र की मिट्टी वो लगी हुई है, तो इसको नहला देते हैं, तुम थोड़ा गर्म पानी करो, इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद रजाई में लेटा देंगे। तो हाना एग्री हो जाती है। पर हाना कहती है कि ठीक है मैं पानी तो गर्म कर दूंगी, पर मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम भी मतलब आप भी इस आदमी को छुओ, मतलब इसको छुओ ही मत। हम नौकरों को बोल देते हैं, वो इसे नहला देंगे, साफ़ कर देंगे। तो उसकी जो नौकर का नाम है वो होता है यूमी। तो वो कहती है कि ठीक है मैं यूमी को बोलती हूँ। तो कुछ देर के लिए वो बच्चों को छोड़ के इसको नहला देगी। तो सदाओं ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर बोला कि चलो ठीक है तुम यूमी को बता दो और मैं बाकी लोगों को बता दूंगा। लेकिन उस जो आदमी पड़ा हुआ था वो इतना दयनीय स्थिति में लग रहा था, इतना घायल था कि उस डॉक्टर ने पहले मतलब उस डॉक्टर का हृदय पिघल गया था, उसे दया आ गई थी उस पर। तो आदमी डॉक्टर झुकता है और उसकी नब्ज टटोलता है। तो उसे पता चलता है कि नब्ज उसकी थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी पर सही चल रही थी। तो उन्होंने उस व्यक्ति के ठंडे सीने पर अपना हाथ रखा और उसका पता किया कि उसका हृदय अभी भी काम कर रहा था। तो सदाओं ने सोचा कि अगर इस व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं किया जाता है तो यह निश्चित रूप से मर जाएगा। तो अब डॉक्टर के मन में प्रश्न यह है कि इसे दोनों ही स्थितियों में मरना नहीं है ना। मरना दोनों स्थितियों में कैसे नहीं कि न तो इसको यहाँ मरना चाहिए घायल अवस्था में
और अगर इसको पुलिस को दे देते हैं तो ये वहाँ भी मर जाएगा। तो इसे मरना नहीं चाहिए, वो उसको जीवन देना चाहते थे। क्योंकि एक डॉक्टर का सबसे बड़ा फ़र्ज ये होता है कि चाहे, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि कोई व्यक्ति किसी भी देश मजहब का हो, पहले उसका ज़िंदा रहना ज़रूरी है। अगर क्योंकि ज़िंदा आदमी सबसे ऊपर होता है। तो अब क्या होता है कि हाना डर से चीखने की कोशिश कर रही है कि इसको बचाओ मत, इसको मर जाने दो, ये जीवित रहेगा तो क्या होगा, ये हमें फंसा देगा। तो डॉक्टर जवाब देते हुए बोलते हैं कि ये मर गया तो क्या होगा। और फिर वो उस आदमी को देखते रहते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए सोचते रहते हैं। अंदर होता है ना, आप आदमी की आंखें कहीं एक चीज़ पर ठहर जाती है, पर वो मन ही मन कुछ चिंतन कर रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है। तो फिर डॉक्टर मन में सोच के बोलता है कि इस व्यक्ति के अंदर असाधारण जीवन शक्ति होगी, मतलब जीने की एक प्रबल इच्छा होगी। इसके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो इसे जिंदा रख रही है। अदरवाइज आम आदमी हो गया होता या कोई नॉर्मल आदमी तो अब तक मर गया होता, लेकिन घायल होने के बाद, चट्टानों से टकराने के बाद भी इसकी नब्ज चल रही है, हृदय धड़क रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जिंदा है अभी भी। तो वो डॉक्टर कहता है कि अभी ये बहुत कम उम्र का है, बहुत युवा, बहुत जवान है, शायद 25 साल का भी नहीं होगा। तो हाना पूछती कि तुम्हारा मतलब इसके ऑपरेशन से मरने से है। तो डॉक्टर बोलता है हाँ, मतलब डॉक्टर बोलता है कि ऐसे भी मरेगा ये, और अगर मैं ऑपरेशन कर दूँ तो हो सकता है कि उस टाइम पे मर जाए, क्योंकि खून वगैरह बह चुका है, काफ़ी घायल है। तो डॉक्टर सदाव बोलता है कि हाँ, ये ऑपरेशन से भी मर सकता है। तो अब हाना ने थोड़े डाउट के साथ इस बात पर विचार किया और बोला कि चलो जो भी हो ऐसे करते हैं, पहले इसको साफ करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या है कि डॉक्टर बाहर चले जाते हैं, तो हाना अकेले ये कमरे में रहती है उस घायल आदमी के साथ। तो सोचती कि मैं अकेले इस श्वेत आदमी को देखना भी नहीं चाहती। तो वो बोलती कि अमेरिका से आने के बाद ये पहला अंग्रेज़ आदमी है जिसे मैं देख रही हूँ। अंग्रेज़ मतलब श्वेत आदमी, मैं आसानी के लिए अंग्रेज़ बोल रहा हूँ। तो यहाँ विदेशी व्यक्ति से मतलब है, श्वेत मतलब अलग रेस का। आपको पता है जो एशियन लोग होते हैं वो थोड़े अलग दिखते हैं, मतलब उनका जो बनावट चेहरे की जो होती है और पूरे शरीर की थोड़ी अलग होती है। अमेरिकन थोड़े लंबे चौड़े होते हैं, तो उस हिसाब से आँखें थोड़ी बड़ी होती हैं थोड़ी से। तो अमेरिका छोड़ने के बाद ये पहला श्वेत आदमी था जो उनने देखा था। और अब हाना को किसी भी श्वेत आदमी से कोई मतलब नहीं था। वो अपने देश में आ गई थी और उसे अपने देश से खुशी थी, उसे कोई मतलब नहीं था। बस वो ये सोच रही थी कि ये आदमी जिंदा है तो भी मुसीबत है और मर गया तो भी मुसीबत ही होगा। क्योंकि मर गया मतलब आपने इस आदमी को अपने घर में शरण क्यों दी, हो सकता है आपने मारा हो या आपके पास आके मरा हो, जो भी हो। तो वैसे तो अब क्या होता है कि वह बच्चों के कमरे की ओर जाती है ना, और अपनी नौकर को पुकारती कि यूमी, तुम इन बच्चों को मेरे पास छोड़ दो। उसका एक बच्चा था हाना का जो 3 महीने का था करीब। तो वो कह रही थी कि इसको मैं संभाल लूँगी और तुम मेरे साथ आओ। तो यूमी ने उत्तर दिया कि मैं बच्चे को बिस्तर पर लेटा दूँ, वो सोने के लिए तैयार है, अभी आती हूँ आपके साथ। तो अब वो जो नौकर है वो हाना के साथ बगल के कमरे में जाती है जहाँ वो आदमी लेटा हुआ था, और उसके साथ उस व्यक्ति को नहलाने के बारे में काम करना शुरू करते हैं। तो अभी क्या होता है कि हाना तेज कदमों से बिना आहट किए रसोई में जाती है थोड़ी देर के लिए, और वहाँ पर देखती है कि एक और नौकर था जो ये देख रहा था कि कौन सा व्यक्ति है जिसको घर में ये ले आए हैं। मतलब हाना के घर में नौकर लोग थे, एक तो यूमी थी जो बच्चों की देखभाल करती थी, और एक दूसरा कोई बूढ़ा अंकल या काका वगैरह होगा। तो वो अपनी मूंछों को यूँ ताव दे के देख रहा था कि चल क्या रहा है घर में। तो उसका जो नौकर आदमी होता है वो अपनी मालकिन हाना को बोलता है कि आपको इस अंग्रेज आदमी का इलाज नहीं करना चाहिए, इस आदमी को मर जाना चाहिए। पहले इसको गोली लगी होगी, फिर समंदर ने इसे पकड़ लिया होगा, अपनी चट्टानों से पटक पटक के चोट पहुंचाई होगी। अब वो नौकर कहता है कि अब ये आदमी जो गोली खाया है, समुद्र में घायल हुआ है, उसके बाद अगर ये मालिक अगर इसकी बंदूकों से जो घाव हुआ है, समंदर के अंदर चोट लगने से जो घाव हुआ है, उनको ठीक करता है, तो समंदर और बंदूक डॉक्टर से बदला लेंगे। वो थोड़ी पुरानी सोच का होगा या पुराने ख्यालों का होगा, तो बता रहा है कि बंदूक ने और समंदर ने इस व्यक्ति को घायल किया है, अब अगर आप ठीक करेंगे तो ये समंदर और बंदूक दोनों मिलके आपको परेशान करेंगे।
तो हाना ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि ठीक है, मैं आपकी बात मालिक को बता दूंगी। लेकिन हाना खुद भी डरी हुई थी कि अगर यह आदमी बाहर जाके कह दिए किसी से, ये अंधविश्वासी तो पहले से ही है, और ये जाके बोल दे कि हमने किसी शत्रु देश के व्यक्ति की सहायता की है, तो फिर हम पर देशद्रोह या ऐसा मुकदमा चल सकता है। तो फिर वो क्या करती है कि जो लड़की नौकरानी होती है उसको यूमी से गर्म पानी लेकर उस कमरे में जाने को कहती है जहाँ पर वो सफ़ेद आदमी था। तो इस कहानी का पहला पार्ट यहीं पूरा करते हैं, दूसरा पार्ट में जल्द लेके आऊँगा।